नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आप लोगों का अपना चैनल इजी लर्न विथ जीके पे। आज है 2 अप्रैल 2023। आज का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सारा चीज़ हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी सबको बोल शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करोगे कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। EPFO increased deposit interest rate to 8.15% for financial year 2023. Earlier it was 8.10%। मतलब EPFO मतलब कौन है? EPFO का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो कि डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे थे पहले? 8.10% दे रहे थे, लेकिन अभी इसी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग प्रोवाइड करेंगे ना? 8.15% प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट। तो कितना बढ़ा है ना? 0.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। तो कौन EPFO इसमें बोले? अब कौन बोला है वो सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसका इन डेप्थ देख के इसमें क्या है कि देखिए कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो कि CBT द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब EPFO का जितना भी कोई भी चीज़ डिसीजन लेगा तो कौन लेगा ना? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी लेगा, क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि प्रपोज किए द न्यू इंटरेस्ट रेट ऑफ कितना? 8.15% फॉर प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, जो PF बोलते हैं, PF डिपॉजिट के लिए कितना? फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू नियरली 6 करोड़ सब्सक्राइबर। मतलब अपना 6 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किए ना? 8.15% किए। पहले कितना था ना? 8.10 था, अब कितना बढ़ा? 0.05% बढ़ा। किस चीज़ के लिए ना? EPFO का जो PF अकाउंट रहता है उसमें। ये जो डिसीजन है द डिसीजन वाइज मेड बाय द कितना नंबर मीटिंग में हुआ ना? अभी 233 मीटिंग ऑफ द CBT। जो CBT मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अपना 233 नंबर का जो मीटिंग हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया, जो कि प्रेसिडेंट कर रहे थे। हेडेड कौन करते हैं? भूपेंद्र यादव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। द डिसीजन इज टेकन ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन द फाइनेंशियल सिस्टम एज ए रिजल्ट ऑफ पीरियोडिक रेट हाइक्स बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड लार्जर सरप्लस विद EPFO। तो इसी की वजह से क्या हम लोग का इसको चेयर कौन किए थे? भूपेंद्र यादव, जो कि हम लोग का लेबर में मिनिस्ट्री में है। अभी 233 मीटिंग हुआ जो CBT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सब लोग मिल के डिसीजन लिए ताकि EPFO का जो PF अकाउंट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखेंगे EPFO के बारे में क्या है। ठीक है, EPFO क्या है? उसका जो CFC सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीशन और CEO कौन है ना? नीलम सामी राव। उसका कौन है? CEO नीलम सामी राव। जब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1952 में उसका एस्टेब्लिश हुआ था। तो समझ में चीज क्या है इसका? ICAR and World Bank issue Delhi Declaration on Modernization of Agriculture Education System। ICAR मतलब कौन? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड वो वर्ल्ड बैंक के साथ दोनों मिल के एक इशू किए द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम। इट पार्टनरशिप विद किसके साथ ना? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ मिल के ड्यूरिंग द वैलेडिक्टरी सीजन्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर 2023। ICBLE जो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ। द दिल्ली डिक्लेरेशन हाईलाइट द नीड टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल रिसोर्सेस एंड टूल फॉर इफेक्टिव एक्सेसिबल टीचिंग एंड लर्निंग इन एग्रीकल्चर। This also shift the focus toward creating a renewed and resilient system for gender inclusiveness and sustainable education that will facilitate India's agriculture education sector. This also highlights that multidisciplinary technology facilitated education should be promoted and the policy on science, technology, engineering, agriculture and mathematics, science, technology, engineering
एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स इन एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन नीड टू बी ट्रांसफर। तो कौन किया? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलके दिल्ली डिक्लेरेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए, मतलब दिल्ली की जितना स्कूल है, कॉलेज है, जितना भी है, वो अपना क्या एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम में अब वो लोग क्या धीरे धीरे उसमें फोकस करेंगे ताकि एग्रीकल्चर लोगों का भी एजुकेशन सिस्टम लोगों को दिया जा सके। तो इसी के लिए ये सारा चीज़ दोनों का क्या पार्टनरशिप हुआ है। और क्या है, अब ये जो हुआ, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था ना? टू डेलिबरेट ऑन स्ट्रेटेजी टू ऑपरेशनलाइज ए ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन, to deliberate upon the sustainability of the blended learning ecosystem through private public partnership in alignment with market need and demand। तीसरा क्या था? टू डेलिबरेट among stakeholders to formulate mechanism for continuous improvement of cross sectorial integration of the blended learning ecosystem। उसका थीम क्या रहा था ना, जो कॉन्फ्रेंस का थीम रहा, स्ट्रेटेजिक फॉर ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, sustainability in the blended learning ecosystem, building stakeholder capacity to navigate in a blended teaching learning ecosystem, contemporary curriculum for agricultural education। ये सारा चीज़ उसका ऑब्जेक्टिव 3 रहा और उसका थीम भी 4 रहा। समझ में चीज़, इसलिए ऐसा चीज़ सारा चीज़ बन रहा है। PFRDA increases its ombudsman upper age limit to 70 years from 65 years। PFRDA मतलब कौन? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो क्या एक अमेंड किए अपना PFRDA रिडर्सल ऑफ सब्सक्राइबर ग्रीवेंसेस का रेगुलेशन 2015 के तहत द अपर एज लिमिट ऑफ द ओम्बड्समैन फ्रॉम 65 टू 70 ईयर्स। अब देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि ओम्बड्समैन जो स्कीम होता है, ओम्बड्समैन क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी मतलब उसी डायरेक्ट हम लोग को बैंक हो या कि उसी डायरेक्ट ऑफिस में जाके अगर हम लोग का कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग उसको बोल रहे हैं और वो हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसका ठीक से मतलब 100% एक्यूरेट हम लोग का सॉल्यूशन प्रोवाइड वो लोग हम लोग को कर नहीं पा रहे हैं, तब हम लोग का उन्हीं ब्रांच का जितना भी हम लोग का ओम्बड्समैन स्कीम है वो उसी हिसाब से अपना जो ओम्बड्समैन अथॉरिटी है उनको हम लोग का प्रॉब्लम डायरेक्ट उनको लिखित में या फिर खुद जाके मिल के बता सकते कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब जो लोग वहाँ पे जो हेड होगा वो जब प्रॉब्लम को सुन के अपना जब राय देगा वो होगा उसी प्रॉब्लम का फाइनल डिसीजन। समझ में चीज़। तो ओम्बड्समैन का भी वैसा है कि नॉर्मली अगर सरल भाषा में देखा जाए कि तो ओम्बड्समैन का ऐसा है एक फाइनल स्टेप है जहाँ के से कि हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिलता है। समझ में चीज़, इसीलिए इसको ओम्बड्समैन स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो PFRDA अपना ओम्बड्समैन का जितना भी जो लोग हैं ऑफिसर हैं उनका एज लिमिट पहले कितना था 65 ईयर तक था, अब वो 5 साल बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया ना 70 ईयर्स हो गया। ठीक है, और अगर बोलेगा कि कौन सा एक्ट के तहत किया ना, PFRDA का रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत ये सारा चीज हुआ। ठीक है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो क्या है, द अपॉइंटमेंट ओम्बड्समैन होल्ड द ऑफिस पर जो ओम्बड्समैन में जो हेड रहते हैं वो नॉर्मली कैसे देखा जाता है कि मिनिमम कितना में जो पीरियड उसका रहता है वो 3 साल के लिए रहता है। अगर हम लोग फिर उसको अगर वही ऑर्गेनाइजेशन रीअपॉइंट करने के लिए चाहे तो फिर अगर चाहे तो फिर अगला 2 साल तक फिर से 2 साल तक क्या उसको रीअपॉइंटमेंट कर सकता है। तो PFRDA क्या है, पेंशन फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था 23 अगस्त 2003 को। चेयरमैन उसका कौन है, दीपक महंती। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, न्यू दिल्ली। समझ में चीज PFRDA क्या है, हेड कौन है और वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है और क्यों ऐसा ये सब सारा चीज हो रहा है। ठीक है, गंधमार्दन हिल ऑफ ओडिशा नेम्ड एज 37 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। मतलब गंधमार्दन हिल है कहाँ पे है, ओडिशा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो कि एक इशू की क्या नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द गंधमार्दन हिल रेंज इन कहाँ पे है, जो बरगढ़ और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का है। वहाँ पे बरगढ़ और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है गंधमार्दन हिल जो कि उड़ीसा में आता है। उसको क्या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया।
अब ऐसा घोषित करने से क्या हुआ ना, इंडिया का जो टोटल बायोडाइवर्सिटी था पहले 36 था, अब एक बढ़ गया तो कितना 37 टोटल बायोडाइवर्सिटी हो गया। दिस इज द थर्ड BHS मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। उड़ीसा का तीसरा नंबर है आफ्टर मंदासुरु जॉर्ज जो कि कंधमाल में है, डिस्ट्रिक्ट 2019 में हुआ था। महेंद्रगिरी हिल रेंज जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट 2022 में मिला। अब गंधमार्दन हिल को भी मिल गया। समझ में चीज, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो पूछेगा और बोलेगा तो पहले कब हुआ था उड़ीसा का ना, मंदासुरु जॉर्ज जो कि कंधमाल में हुआ था 2019 में। दूसरे बार कब, महेंद्रगिरी गजपति डिस्ट्रिक्ट। तीसरा बार कब हुआ, गंधमार्दन हिल 2023 में जो कि बरगढ़ और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। द रिच बायोलॉजिकल रिसोर्स इन गंधमार्दन हिल रेंज आर अंडर प्रेशर्स ड्यू टू वेरियस human activities such as pollutions, climate factors, and the traditional ecological knowledge associated with the bioresource of the hill is decline। तो उसी की वजह से गंधमार्दन हिल को क्या 37 बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया। किसके द्वारा ना, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट एक्सटेंड पान आधार लिंकिंग डेडलाइन टू जून 30, 2023। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसका हेड कौन है, नितिन गुप्ता जी हैं, हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू लिंक परमानेंट अकाउंट नंबर विथ कितना, आधार के साथ। 31 मार्च पहले था, अब उसको बढ़ाकर किसके कहाँ तक कर दिया ना, 30 जून तक, और 3 महीना बढ़ा दिया गया। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, it is mandatory for every person who has been allotted a PAN as of 1st July 2017 to intimate his Aadhaar number so that the Aadhaar and PAN can be linked। मतलब इसमें क्या है, अगर पूछे आप देखिए 3-4 चीज़ मेन हो सकता है। इनकम टैक्स का एक्ट क्या है 1961, सेक्शन कितना 139AA सब सेक्शन 2 के तहत बोला गया है कि जिसका भी 2017 5 जुलाई के बाद उसका पान इलेक्ट्रॉन जिन जिन को किया गया है वो अपना आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक करो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द MOF मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ऑफ 28 मार्च 2023 मोर देन 51 करोड़ पान हैव ऑलरेडी बीन लिंक्ड विथ आधार। ठीक है। तो अगर इसमें एक ही छोटा सा है तो डेडलाइन कितना बढ़ाया गया, कौन बढ़ाया, कौन सा आर्टिकल के तहत और कौन सा एक्ट के तहत, समझ में चाहिए, उतना ही है। इसमें मेन पॉइंट देखेंगे। ठीक है। 1961 उसका एक्ट याद रखना आप लोग। IAF इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर which was conducted at the वेडिंगटन एयरफोर्स बेस ऑफ द रॉयल एयरफोर्स इन द यूनाइटेड किंगडम। मतलब ये एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर कहाँ पे हुआ, यूके में हुआ। कौन सा जगह ना, वेडिंगटन एयरफोर्स बेस जो कि रॉयल एयरफोर्स का है यूके में। एलॉन्ग विथ इंडिया मतलब इंडिया के साथ साथ, इंडिया का भी पहला बार था, उसके बाद फिनलैंड का भी पहला बार था, सऊदी अरेबिया ज्वाइन द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है पहला क्या चीज़ है ना, एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज है। इसमें से इंडिया, फिनलैंड, सऊदी अरेबिया पहली बार इसी एक्सरसाइज में ज्वाइन किए। इंडियन एयरफोर्स का कॉन्टिजेंट जो कि 145 एयर वॉरियर, एक कॉन्टिजेंट याद रखना। ठीक है। 145 एयर वॉरियर टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज विथ 5 मिराज 2000 फाइटर्स, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट एंड AL-17 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुआ। ठीक है। द RAF मतलब क्या है, हम लोग का जो रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूके होस्ट द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर ट्वाइस ईयर। मतलब जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है वो यूके उसको क्या करता है, ये करता है हम लोग का क्या कंडक्ट करता है, तो हर साल में 2 बार इसको यूके कंडक्ट करता है। ठीक है। और इसमें देखेंगे पार्टिसिपेंट कौन कौन थे। RAF मतलब क्या है, रॉयल एयरफोर्स, उसके साथ इंडियन एयरफोर्स और क्या क्या था, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, US, सिंगापुर, ये सब सारा चीज मिलके एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर हुआ। एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज था। ठीक है।
तो पहली बार अगर पूछेगा कौन कौन किए ना, 3 कंट्री पहली बार इसमें शामिल हुए, इंडिया हुआ, फिनलैंड हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ। ठीक है। जापान कमिटेड 7,084 करोड़ फॉर द 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। जापान कमिटेड मतलब जापान बोला है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जापान 7,084 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसमें अब देखेंगे किस चीज़ के लिए हो रहा है। ठीक है। जापान हैज कमिटेड 7,084.5 करोड़ टू इंडिया फॉर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि एक पटना में बनेगा बिहार, वेस्ट बंगाल में एक बनेगा, राजस्थान में बनेगा। ठीक है। पटना में किस चीज़ के लिए होगा ना, पटना में मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा। फॉर दिस जापान विल प्रोवाइड कितना, जापानीज येन 98.612 बिलियन, और उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे कितना, तो 5,509 करोड़ देगा कौन, जापान। किस लिए देगा ना, मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हो रहा है कि इट इज ए गोल इज टू एड्रेस द राइजिंग ट्रैफिक डिमांड्स इन पटना बाय बिल्डिंग द न्यू मेट्रो कॉरिडोर 1 and 2. This initiative is aimed at improving the urban environment, promoting economic development and mitigating the effect of climate change. मतलब जो पटना शहर में जितना भी हम लोग क्या ट्रैफिक ज़्यादा हो जा रहा था, उसी के वजह से ट्रैफिक को डिमांड को कम करने के लिए और उसके साथ इन्वायरमेंट को क्या अर्बन इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रमोट कर रहा है, और जितना भी क्लाइमेट चेंज को उसको मिटिगेट करने के लिए ये सारा इसलिए प्रोजेक्ट मेट्रो वाला यहाँ पे लाया गया है, पहला चीज़। ठीक है। राजस्थान में क्या होगा ना, वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट के लिए 1,055.53 करोड़ टोटल खर्चा होगा। इसमें एम क्या है, इट एम्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर एंड प्रोमोट जेंडर मेनस्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सेक्टर इन द स्टेट बाय इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है। तीसरा क्या है, ये तो हम लोग का राजस्थान में हो गया। वेस्ट बंगाल में क्या करेगा ना, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट चेंज रेस्पॉन्स इन वेस्ट बंगाल। फॉर दिस जापान विल फंड जापानीज येन 9.308 बिलियन, या फिर हम लोग का रुपया में कर दे 520 करोड़। इसमें क्या होगा, इट एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कंजर्व एंड रिहेबिलिट इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। एक क्लाइमेट चेंज के लिए होगा। तो पहला अगर पूछेगा पटना में किया हुआ ना मेट्रो के लिए, राजस्थान में किया हुआ ना वाटर सेक्टर लाइवलीहुड के लिए, और वेस्ट बंगाल में किया हुआ ना फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को क्या इम्प्रूव करने के लिए जापान फंडिंग कर रहा है। ठीक है। NPCI started its 1.1% interchange fee on UPI transaction of over 2,000 by PPI prepaid payment instruments from April 1st। ये स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं उसका डिटेलिंग। ठीक है। कुछ लोग अलग बोल रहे थे, अब पूरा सारा चीज़ डिटेल में उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि अनाउंस किए थे दैट द UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन ऑफ अबव 2,000 मतलब 2,000 मेड यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वॉलेट और कार्ड विल अट्रैक्ट इंटरचेंज फी रेंज कहाँ से होगा 0.5% टू 1.1%, मतलब डायरेक्ट 1.1% किसी को चार्ज करेंगे नहीं। वॉलेट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जितना भी है उसी के इंस्ट्रूमेंट के तहत एक अलग अलग स्लैब बनाया गया 0.5% से लेकर 1.1% तक। ठीक है। The interchange fee of 1.1% will have no impact on the end customer and UPI transaction will remain free for them। एंड कस्टमर मतलब हम लोग के लिए जो नॉर्मल कस्टमर है उनके लिए यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन कुछ जितना भी करो आपको क्या चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, लेकिन किसके लिए देना पड़ेगा वो आज देखेंगे। ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर नो चार्जेस ऑन UPI ट्रांजेक्शन ऑल्दो The UPI ecosystem incur a cost of Rs2 for every transaction of Rs कितना 800 से ऊपर होता है तो कितना 2 रुपया वो ले लेता है। ठीक है। द लोएस्ट इंटरचेंज फी ऑफ 0.5% वुड बी अप्लाई ऑन फ्यूल पेमेंट। अगर आप लोग फ्यूल पेमेंट में कर रहे हैं
तो 0.5% उसका 2000 से ऊपर होगा तो 0.5% उसका क्या चार्ज लगेगा। द इंटरचेंज फी ऑफ कितना 0.7% वुड बी अप्लाई ऑन ट्रांजेक्शन अबव 2000 फॉर रिलेटेड टू टेलीकॉम, यूटिलिटी, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। अगर आप लोग क्या है जो नॉर्मल कस्टमर नहीं अगर ठीक है जितना भी मर्चेंट वाला चीज़ कोई टेलीकॉम, यूटिलिटी, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर ये लोग अगर कितना 2000 से ज़्यादा करेंगे तो 0.7% उन लोगों को क्या चार्जेस देना पड़ेगा। द फी वुड बी 0.9% एंड 1% फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन एट सुपर मार्केट एंड फॉर म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस एंड रेलवे रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर रेलवे, इंश्योरेंस ये सब सारे चीज़ें करेंगे तो 0.9% से लेकर 1% तक यूपीआई ट्रांजेक्शन लगेगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या है। इंटरचेंज विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन P2P मतलब पीयर टू पीयर एंड पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक अकाउंट एंड पीपीआई वॉलेट। हाउएवर पीपीआई यूजर issuers will need to pay 15 bps basis points as a wallet loading service charge to the remitter bank for loading over 2000 in the prepaid wallet. The interchange pricing will be reviewed by September 30, 2023. NPCI also asked UPI service provider and merchant to boost interoperability by clearly and prominently displaying the UPI payment option by September 30, 2023. The UPI platform does not charge merchant discount rate to merchants, although it is charged for processing payments on debit and credit card transaction. The MDR is kept merchant discount rate कहाँ से 0.9% for debit card. For using credit card on UPI there are no charges up to 2000 तक कोई भी होगा नहीं, जब 2000 से ऊपर हो जाएगा सारा चीज़ इसमें लग जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना का अमेरिकन मैथमेटिक्स लुइस एंजल कैप्रियल उनको क्या एबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, द एबेल प्राइज ऑफ 2023 फॉर मैथमेटिक्स वाज अवार्डेड टू किसके लुइस एंजल कैप्रियल जो कि एक अर्जेंटीना अमेरिकन मैथमेटिक्स है। किस चीज़ के लिए दिया गया ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उनको ये मिला अवार्ड व्हिच कैन एक्सप्लेन फेनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लो टू पॉपुलेशन ग्रोथ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो। तो कहाँ पे मिला ये जो एबेल प्राइज नॉर्वे ऑस्लो में मिला। ठीक है, क्यों मिला ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देने के लिए। किसे मिला लुइस एंजल कैप्रियल को। ठीक है, ललित कुमार गुप्ता नेम्ड एज CMD ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट चेयर बाय PM मोदी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ललित कुमार गुप्ता एज चेयरमैन ऑफ MD एंड क्या CMD ऑफ कैसा मुंबई बेस्ड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एजम्पशन ऑफ चार्ज ऑफ द पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 साल। तो ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया 5 साल के लिए। समझ में चीज, उसको अपॉइंट कौन किया ना PM मोदी उसको अपॉइंट किए, कैबिनेट कमेटी का हेड थे उसे। NIC डेवलप्ड ए मापतोल ग्रीवेंसेस ऐप टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। ये सारी चीज़ अब देखेंगे। ठीक है, क्या है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि NIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग किसके आता है ना अश्विनी वैष्णव है उसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड ए मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसको क्या बोलेंगे एक मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप किए। उनका नाम क्या है उसका नाम मापतुल ग्रीवेंसेस टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड टाइम बाउंड रिड्रेस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस कनेक्टेड टू द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड अंडर IT। ठीक है, द वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली provided the content that were published on the application. The application mainly provide e-governance services, delivery and intent to provide better citizen service by the government. समझ में चीज़ क्यों आया मापतुल ग्रीवेंसेस कौन NIC लॉन्च किया MIT के द्वारा। क्यों हुआ कि मेजरमेंट के लिए वेट और मेजरमेंट के लिए जितना भी प्रोडक्ट है जितना अगर कोई बोला कोई 10 ग्राम 1 किलो दे रहा है तो उतना ग्राम होना चाहिए, उससे नीचे होना नहीं चाहिए। अगर नीचे हो रहा है जा रहा है तो उसी के अगेंस्ट हम लोग क्या एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसका DG कौन है राजेश गेरा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिश 1976 में हुआ था। ठीक है,
डॉक्टर एम ए हासन्स बुक टाइटल वार एंड ओमेन लॉन्च एट UNHRC जेनेवा। तो वार एंड ओमेन एक बुक है जिसको लिखे कौन है, डॉक्टर एम ए हासन। कहाँ पे लॉन्च किए, जेनेवा में, ठीक है। ये बुक टाइटल वार एंड ओमेन, ऑथर में कौन, डॉक्टर एम ए हासन, was released during the 52 sessions of the United Nations Human Rights Councils at the UN building in Geneva, Switzerland. In this book, Dr. M. A. Hassan documented the magnitude of torture and killing committed by the Pakistani army during the 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। मतलब जो वार एंड ओमेन जिसको लिखा कौन है, एम ए हसन, उनको लॉन्च कहाँ पे किए, जेनेवा, जो 50 सेशंस हुआ था। उसी बुक में लिखा गया है कि जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, तब उस टाइम में पाकिस्तान आर्मी किस हिसाब से किलिंग लोगों को मार रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे, इसमें सारा चीज़ बताया गया है, ठीक है। तब वर्ल्ड पियानो डे कब मनाया गया ना, मार्च 29 को वर्ल्ड पियानो डे मनाया गया। वर्ल्ड पियानो डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 88 डे ऑफ द ईयर, मतलब कितना 88 डे नंबर का उसमें वर्ल्ड पियानो डे मनाया जाता है ऑफ द ईयर। मोस्टली फॉलो 29 और 28 में मोस्टली फॉलो होता है, ठीक है, इसलिए विच इज द सेम एज द नंबर ऑफ की ऑन द पियानो, इंटेंडिंग टू सेलिब्रेट द पियानो एंड एकॉस्टिक कीबोर्ड्स स्ट्रिंजेंट परक्यूशस इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए वर्ल्ड पियानो डे 29 में मार्च एक फ्लक्चुएट होता है, कभी 28 कभी 29, ठीक है। आसाम राइफल कमेमोरेट्स 188 राइजिंग डे 24 मार्च 2023। मतलब अपना आसाम राइफल कमेमोरेट अपना 188 का राइजिंग डे कब मनाए ना, 24 मार्च को अपना राइजिंग डे मनाए। उसमें कौन चीफ गेस्ट था ना, जी किशन रेड्डी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन को आज उसका वो क्या चीफ गेस्ट थे, उसको क्या सेलिब्रेट किए राइजिंग डे कितना नंबर का, 188 नंबर का, किसका ना, असम राइफल का, 24 मार्च को। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी लॉन्च फ्लैगशिप रोड पाठश्री राष्ट्रश्री प्रोजेक्ट, ठीक है। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल का सीएम है, वो लॉन्च की गया पाठश्री राष्ट्रश्री, ये सिंगूर, कहाँ पे, सिंगूर वेस्ट बंगाल में उसको इनाग्रेट किए। पाठश्री राष्ट्रश्री इज ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू strengthen road infrastructure and enhance connectivity to village by constructing 12,000 kilometer of road in 22 districts of West Bengal। मतलब ममता जी क्या किए ना, एक स्कीम निकाले पथश्री राष्ट्रश्री, वहाँ पे टोटल वेस्ट बंगाल का जितना भी रूरल एरिया है, विलेजेस है, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट का है, उससे रोड से हर एक विलेज को रोड से कनेक्टिविटी किया जाएगा। टोटल कितना किलोमीटर का लेंथ होगा, सारा चीज मिला के ना 12,000 किलोमीटर का होगा, ठीक है। उसका स्कीम का नाम क्या है, पाठश्री राष्ट्रश्री। अब इसको देखिए, ऑन 15 फरवरी 2023 द पाठश्री राष्ट्रश्री प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय चंदीरमन भट्टाचार्य जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेस्ट बंगाल के थे। वो पहले क्या, जब 15 फरवरी 2023 तक गया, वो अपना वो क्या अनाउंस कर दिए थे, तब उसका इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। कब हुआ, अभी रिसेंट हो गया, ठीक है। व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट इन द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये पाठश्री राष्ट्रश्री के थे। तो थैंक यू आप लोगों को एंड तक देखने के लिए। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लग रहा है तो अपना जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को आप क्या शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी डेवलप कर सके। और कोई भी आपका क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेजिए, ताकि मैं भी देखूंगा क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है और मेरे को मैं भी क्या इम्प्रूवमेंट उसमें मैं लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए रहते हैं, आज का इतना रखते हैं, कल मिलेंगे फिर से, तब ठीक है। जय हिंद।